गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने यूपीएस का असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस पार्ट को कंप्लीट किए हैं। इस सेशन में हम ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रीवियस पार्ट में हमने किसके बारे में डिस्कस किया देख लेते हैं। तो इसमें मीथेन गैस के बारे में डिस्कस किए हैं और इसके नीचे टेबल परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके बारे में हम डिस्कस किए हैं प्रीवियस पार्ट में। इस सेशन में हम ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव। वायुमंडलीय उष्णता या तापन का प्रभाव हिम क्षेत्रों में तेजी से पिघलती बर्फ के रूप में देखा जा सकता है। सेकंड, मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहे और सागर तट के समीपवर्ती क्षेत्र तेजी से डूब रहे हैं। वायुमंडलीय तापन के प्रभाव दो प्रकार के हैं, एक तो आपका सकारात्मक प्रभाव, दूसरा आपका नकारात्मक प्रभाव है। सकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत वाष्पोत्सर्जन दर में कमी हो रही है, इससे पौधे द्वारा जल उपयोग की क्षमता में वृद्धि हो रही है और अधिक बादल, सकारात्मक प्रभाव में अधिक बादल का निर्माण हो रहा है और अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, यानी अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकता के कारण वाष्पोत्सर्जन दर में कमी आ रही है, पौधों द्वारा जल उपयोग की क्षमता में वृद्धि हो रही है और अधिक बादल का निर्माण भी सकारात्मक प्रभाव के रूप में देखने को मिल रहा है इसके कारण। और नकारात्मक प्रभाव में क्या क्या हो रहा है, तो नकारात्मक प्रभाव में क्या क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो नकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत जो मौसमी दशाओं में परिवर्तन या फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो नकारात्मक प्रभाव है। समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है, ये भी नकारात्मक प्रभाव है। ग्लेशियर का पिघलना, ये भी नकारात्मक प्रभाव है। नेक्स्ट है तापमान में वृद्धि, यानी चौथा नकारात्मक प्रभाव है तापमान में वृद्धि, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पांचवा क्या है, तो भारी आर्थिक क्षति इसी के कारण होता है। एंड छठवें नंबर पे क्या आता है, फसल उत्पादकता में कमी आती है। सातवें नंबर पे सूखा और बाढ़ इसी के कारण होता है। एंड आठवें नंबर पे जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है ग्लोबल वार्मिंग से। नेक्स्ट, समय से पूर्व आम में बौर आना ग्लोबल वार्मिंग से ही संबंधित है। बहुत सही। समय से पूर्व आम में जो बौर आना ग्लोबल वार्मिंग से ही संबंधित है तथा वैश्विक तापन से नेक्स्ट क्वेश्चन, समय से पूर्व आम में बौर आना ग्लोबल वार्मिंग से ही रिलेटेड है तथा यानी वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग से ही स्वास्थ्य भी कुप्रभावित हो रहा है। यानी समय से पूर्व आम में बौर आना वैश्विक तापन से ही संबंधित है तथा वैश्विक तापन से स्वास्थ्य भी कुप्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर आर्कटिक एंड ग्रीनलैंड आइस शीट वैश्विक तापन द्वारा सामान्यतः पहले से प्रभावित होने वाले सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जिसे हम IPCC के नाम से जानते हैं, इसका मतलब होता है इंटर गवर्नमेंटल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में गठित अंतर सरकारी वैज्ञानिक निकाय है के अनुसार ग्रीन हाउस या फिर हरित गृह गैसें वे हैं जो कि पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। अवरक्त किरण का मतलब क्या होता है,
फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, जिसे हम इंटरगवर्नमेंटल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में गठित अंतर सरकारी वैज्ञानिक निकाय है, के अनुसार ग्रीन हाउस गैस या फिर हरित गृह प्रभाव हरित गृह गैस वे हैं जो कि पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को ऊष्मीय यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प जिसे हम वाटर वेपर के नाम से जानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम N2O के नाम से जानते हैं, मीथेन है जिसे CH4 के नाम से जाना जाता है, ओजोन आता है O3 है जो कि साधारणतः पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित रहती है। फिर से इनमें से प्रमुख हैं क्या, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प H2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, मीथेन CH4 और ओजोन O3 जो कि साधारणतः पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित रहती हैं। कुछ फिगर के द्वारा यहाँ दर्शाया गया है। हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान वाली गैसों का क्रम इस प्रकार है। पहले नंबर पे वाटर वेपर आता है, बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। फिर दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड आता है, 55% मात्रा इसकी पाई जाती है। फिर तीसरे नंबर पे मीथेन आता है, 25% मात्रा होती है। फिर चौथे नंबर पे नाइट्रस ऑक्साइड आता है जो कि 11% मात्रा होती है। और लास्ट में आपका CFC आता है, 4% तक ग्लोबल वार्मिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन प्रोड्यूसर कंट्री है, यानी कि चीन विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा किस देश में देखने को मिलता है, तो चाइना में देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री लगी है। नेक्स्ट पॉइंट, भूटान को विश्व का शीर्ष कार्बन निगेटिव देश माना गया है, यानी कि भूटान एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सबसे कम कार्बन का उत्सर्जन होता है, यानी कि भूटान को विश्व का शीर्ष कार्बन निगेटिव देश माना गया, यानी कि भूटान विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर सबसे कम कार्बन का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना को जारी किया था, यानी जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन या फिर क्लाइमेट चेंज पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना को जारी किया था। जून 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया गया था, यानी 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, जिसे हम नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं, के अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। फिर से भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, जिसे हम नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं, के अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। जैसे पहले नंबर पे आपका आता है नेशनल सोलर मिशन होता है, दूसरे नंबर पे नेशनल मिशन फॉर इनहांस्ड एनर्जी इफिशियंसी, तीसरे मिशन पे आपका नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, चौथे नंबर पे नेशनल वाटर, चौथे नंबर पे क्या आता है, तो चौथे नंबर पे नेशनल वाटर मिशन आता है, पाँचवें नंबर पे नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम आता है, छठवें नंबर पे क्या आता है, तो नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया आता है, एंड सातवें मिशन पे क्या आता है, तो सातवें नंबर पे नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आता है। और 8वां मिशन कौन सा होता है, तो 8वां मिशन होता है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, जिसे हम NAPCC के नाम से जानते हैं, यानी N से हो जाएगा नेशनल, A से हो जाएगा नेशनल ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर से कार्य योजना, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, जिसे हम NAPCC के नाम से जानते हैं, के तहत रेखांकित 8 मिशनों में से एक मिशन राष्ट्रीय हरित
राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, जिसे हम GIM के नाम से जानते हैं, वनों के उस प्रभाव को स्वीकार करता है जिसका जलवायु परिवर्तन शमन, वन पर निर्भर समुदायों की खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण एवं आजीविका पर सुरक्षा के जरिए पर्यावरण को बेहतर बनाने पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, परीक्षा की दृष्टि से वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। फिर से वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था, जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। फिर से वर्ष 1997 ईस्वी में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। इसके लिए ट्रिक है, ओ माई गॉड किस पर नाज करते हो, ओ माई गॉड। ओ माई गॉड किस पर ओ माई गॉड किस पर नाज है, ओ माई गॉड किस पर नाज है। तो इसके लिए ट्रिक है, ओजोन लेयर किससे संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है, जो कि ओजोन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है, जो कि 16 सितंबर 1987 ईस्वी में हुआ था। जबकि ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है 10 साल बाद। इसके जस्ट 10 साल बाद हुआ था 1997 ईस्वी में। एंड फिर इसके बाद नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो नगोया प्रोटोकॉल जो है वो नगोया प्रोटोकॉल फिर से देख लेते हैं, ये ट्रिक सही नहीं है। दूसरा ट्रिक बना है, ओ माई गॉड क्या बीन बजाया है, ओ माई गॉड क्या बीज बना है, ओ माई गॉड क्या बीन बजाया है। ओ से आपका ओजोन लेयर हो जाएगा, ओ से आपका ओजोन लेयर हो जाएगा। किससे संबंधित है, तो ओजोन आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित होता है। यह कब हुआ था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 16 सितंबर 1987 ईस्वी में हुआ था। जबकि जी से आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिसका प्रोटोकॉल किस प्रोटोकॉल से संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 1997 ईस्वी में हुआ था। बीन का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी। बीन का मतलब क्या होता है, तो बीन का मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी। यानी से क्या हो जाएगा, तो यह नागोया प्रोटोकॉल से संबंधित होता है। कहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं, अगला टॉपिक दिया है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू पीपल एंड एनवायरनमेंट। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। इसके लिए ट्रिक है, ओ माई गॉड क्या बीन बजाया है, ओ माई गॉड क्या बीन बजाया है। ओजोन लेयर किससे संबंधित है, तो ओजोन जो होता है, ओजोन गैस जो होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। 16 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ था। जबकि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो था क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित होता है, और यह कब हुआ था, तो 1997 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट आपका बायोडाइवर्सिटी से कौन संबंधित है, तो नगोया प्रोटोकॉल। बायोडाइवर्सिटी से आपका नगोया प्रोटोकॉल संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर्जा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध कैसे है, तो
जैव सुरक्षा समझौते से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टाजेना का संबंध किससे है? तो कार्टाजेना का संबंध है जैव सुरक्षा समझौते से। बायो कंजर्वेशन। एक ट्रिक हम इसी में और जोड़ देते हैं। कौन सा ट्रिक है? तो वो ट्रिक है ओ माई गॉड क्या बीन बजाया है, क्या बीन बजाया है कांटे वाले बाबा ने। कांटे वाली मतलब कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो था वो बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है, यानी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से संबंधित है, यानी जैव सुरक्षा समझौते से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत की नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई थी तो सन 2008 में, यानी भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई थी तो सन 2008 में। किसने करवाया था? तो APJ अब्दुल कलाम ने करवाया था। क्यों नहीं, APJ अब्दुल कलाम नहीं करवाए थे, इसको करवाए थे मनमोहन सिंह ने करवाया था इसको। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2008 में भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया पैदा करती है तो ओजोन को। फिर से सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया पैदा करती है तो ओजोन पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है तो अल्ट्रावायलेट किरणों को, यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को UV रेज को। फिर से वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत जो होती है किसको अवशोषित कर लेती है? तो यह UV रेज या फिर अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत अवस्थित है तो समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी कि ओजोन का जो लेयर होता है कहाँ पर सिचुएटेड होता है? तो यह लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में उपस्थित रहता है, जो कि 18 से लेके 35 किलोमीटर तक का इसका रेंज होता है। 18 से लेके 35 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा समताप मंडल में या फिर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन के लेवल को नेचुरल रूप से विनियमित किया जा सकता है, नेचुरल रूप से चेंज किया जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा ऐसा होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड का क्या होता है? तो N2O का मतलब होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और NO2 का मतलब होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O का मतलब होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन छिद्र का कारण है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ओजोन में जो छिद्र बन रहा है लगातार यह किसके कारण बन रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक हो रहा है तो आर्कटिक के ऊपर, यानी कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र या फिर जो ओजोन लेयर में जो छिद्र हो रहा है या फिर ओजोन डिप्लीशन जो हो रहा है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन जो हो रहा है सर्वाधिक रूप से कहाँ पर हो रहा है? तो अंटार्कटिका के ऊपर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है तो ओजोन परत के संरक्षण से। ओ माई गॉड क्या बीन बजाया है कांटे वाले बाबा ने। 4 प्रोटोकॉल ऐसे हमें तैयार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन लेयर कंजर्वेशन डे जो था वो 16 सितंबर को मनाया गया था, और 16 सितंबर 1987 ईस्वी को ओजोन लेयर से संबंधित प्रोटोकॉल मनाया गया था, और 97 में क्योटो प्रोटोकॉल मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2015 में राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन GIM की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद NEC की द्वितीय बैठक में देश के 4 राज्यों मिजोरम में, मणिपुर में, केरल में और झारखंड द्वारा प्रस्तावित संभावित योजनाएं एवं संचालनों की वार्षिक योजना को मंजूरी दी है। फिर से देख लेते हैं। अक्टूबर 2015 में राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन, राष्ट्रीय यानी NGIM, यानी इसी को हम GIM के नाम से भी जानते हैं, यानी नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद
NEC की द्वितीय बैठक में देश के 4 राज्यों मिजोरम में, मणिपुर में, केरल में और झारखंड द्वारा प्रस्तावित संभावित योजनाएं एवं संचालनों की वार्षिक योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्लाइमेट चेंज पर संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन, जिसे हम UNFCCC के नाम से जानते हैं, यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज को सौंपे गए अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित योगदान INDC के तहत भारत ने अनेक घोषणाएं की है। भारत की कार्य योजना के तहत INDCC के लक्ष्यों में वन एवं वृक्ष, लगातार कार्बन सिंक को बढ़ावा देना, प्रदूषण उपशमन, स्वच्छ ऊर्जा विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना इत्यादि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत। समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। फिर से, ओजोन परत क्या करता है? तो ओजोन परत का कार्य क्या होता है? तो समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत अल्ट्रावायलेट रेड से हमारी सुरक्षा करती है। वैश्विक तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन के चलते इसमें लगातार डिप्लेशन हो रहा है या क्षरण हो रहा है। ओजोन परत संरक्षण की बात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में की गई थी। ये हो गया हमारा ओजोन गैस, और इससे क्या क्या ओजोन के क्या क्या फंक्शन है इसके बारे में यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में दिया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी से संबंधित हुआ था 1927 ईस्वी में। इसके लिए ट्रिक है, ओ माय गॉड क्या बीन बजाया है कांटे वाले बाबा ने। तो कांटे वाले बाबा के लिए एक ट्रिक है क्या? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसे? तो बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण हेतु समझौते से संबंधित है। और बीन का मतलब बायोडाइवर्सिटी से संबंधित क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी से आपका नगोया प्रोटोकॉल संबंधित है। और इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका ग्रीन हाउस गैस से संबंधित होता है। और ओजोन लेयर किससे संबंधित होता है? तो ओजोन लेयर जो होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में होता है, 16 सितंबर 1987 में होता है। जबकि ओजोन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर दिया गया है ओजोन के बारे में, डिस्कस अबाउट ओजोन। ओजोन से संबंधित कौन से फैक्ट हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ओजोन से संबंधित जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था वो 1987 ईस्वी में हुआ था। और ओजोन को मापने की इकाई क्या होती है? तो ओजोन को मापने की इकाई जो होती है वो डॉप्सन होती है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो होता है वो ओजोन डिप्लीशन डे जो होता है, ओजोन डिप्लीशन डे, ओजोन कंजर्वेशन डे जो होता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन का सबसे ज़्यादा क्षरण जो होता है वो CFC के कारण होता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। यानी कि ओजोन परत का जो सबसे ज़्यादा क्षरण होता है वो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। और नेक्स्ट है, पराबैंगनी किरणों से बचाव करता है, यानी UV रेस से बचाव करता है। अल्ट्रावायलेट रेस जो होता है वो जो यानी कि एटमॉस्फेयर के जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो उपस्थित ओजोन लेयर होता है, यानी कि लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में उपस्थित जो ओजोन लेयर होता है, यह अल्ट्रावायलेट रेज से बचाव करता है ह्यूमन का। किससे बचाव करता है? तो त्वचा कैंसर से बचाता है, और जीन उत्परिवर्तन से बचाता है, और मोतियाबिंद होने से बचाता है। यानी कि मोतियाबिंद से बचाता है, जीन उत्परिवर्तन से बचाता है, त्वचा कैंसर से बचाता है। और वहीं बात करते हैं इसका रेंज कितना होता है। तो ओजोन परत सप्ताह मंडल में कितने से कितने के बीच में पाया जाता है? तो ये 20 से लेकर 30 किलोमीटर की रेंज में ओजोन का लेयर पाया जाता है। किसमें? तो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। ओजोन क्षेत्र जो होता है किसका कारण होता है? तो ओजोन गैस के कारण ही, यानी कि ओजोन के डिप्लीशन के कारण ही ओजोन में छिद्र हो रहा है। और यह सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ओजोन जो है, ओजोन डिप्लीशन सबसे ज़्यादा अंटार्कटिका के ऊपर देखने को मिल रहा है। और ब्रिटिश टीम द्वारा 1985 में इसकी खोज की गई थी, यानी कि ब्रिटिश टीम द्वारा ओजोन डिप्लीशन का खोज जो है 1885 ईस्वी में सर्वप्रथम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन छिद्र के अंटार्कटिका के ऊपर होने के निम्न कारण है। फिर से
क्या कह रहा है, ओजोन छिद्र के अंटार्कटिका के ऊपर होने के निम्न कारण, यानी कि अंटार्कटिका के ऊपर यानी कि पोलर रीजन अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र के निम्नलिखित कारण है। पहले नंबर पे आपका वायु परिसंचरण प्रणाली, पहले नंबर का है वायु परिसंचरण प्रणाली, दूसरे नंबर पे क्लोरीन परिकल्पना आता है, तीसरे नंबर पे समताप मंडली मेघ परिकल्पना आता है, चौथे नंबर पे सौर कलक का प्रभाव होता है, पांचवें नंबर पे ध्रुवीय वातरंग आता है, पोलर टेम्परेचर आता है। नेक्स्ट है ओजोन क्षरण की समस्या से निपटने हेतु हुए प्रमुख सम्मेलन, यानी ओजोन संरक्षण की समस्या से निपटने के लिए कितने सम्मेलन हो उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो इसके लिए वियना सम्मेलन हुआ था कब, तो 1985 ईस्वी में, और उसी समय इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी, तो इसकी खोज जो है ब्रिटिश टीम के द्वारा 1985 ईस्वी में हुआ था। और वियना सम्मेलन भी किससे संबंधित है, तो ओजोन डिप्लीशन से ही भी वियना सम्मेलन संबंधित है, जो कि 1985 ईस्वी में होता है। इसके बाद मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 1987 ईस्वी में, 16 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ था। फिर इसके बाद हेलेंस्की सम्मेलन 1989 ईस्वी में हुआ था। फिर उसके बाद लंदन में सम्मेलन 1989 में हुआ था, यानी 1989 में 2 सम्मेलन हुआ था, जिसके अंतर्गत हेलेंस्की सम्मेलन था और लंदन सम्मेलन था। जबकि 1987 ईस्वी में 16 सितंबर 1987 में आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन था। और सबसे पहला जो सम्मेलन था ओजोन डिप्लीशन से संबंधित, तो आपका वियना सम्मेलन था, जो कि 1950 ईस्वी में हुआ था। उसी समय ब्रिटिश टीम के द्वारा ओजोन का खोज भी ओजोन डिप्लीशन यानी कि पोलर रीजन में या फिर अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन का डिप्लीशन है उसका खोज ब्रिटिश टीम के द्वारा 1985 ईस्वी में हुआ था, जब वियना का सम्मेलन हुआ था 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से, यानी कि कौन सा यंत्र इसमें यूज किए थे, तो टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर के मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। ओजोन परत को डॉप्सन इकाई या फिर इसकी यूनिट क्या होती है, तो डॉप्सन होती है में मापा जाता है। एक डॉप्सन यूनिट बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 8 atm दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है। यानी कि एक डॉप्सन यूनिट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि एक डॉप्सन यूनिट 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 atm दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन छिद्र के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्लोरीन एवं कार्बन के मानव निर्मित यौगिक हैं, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो क्लोरीन से मिलकर बना है, फ्लोरीन से मिलकर बना है और कार्बन से मिलकर बना है, जो कि मानव के द्वारा ही निर्मित जो किया जाने वाला यौगिक है, उसी के कारण इसका सिक्रेशन होता है या फिर उत्सर्जन होता है। यह रसायन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने के साथ साथ ओजोन परत की ओजोन गैस को अभिक्रिया करके ओजोन को ऑक्सीजन के रूप में विघटित कर देता है, जिससे ओजोन परत का क्षरण होता है। फिर से यह रसायन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने के साथ ही साथ ओजोन परत की ओजोन गैस से अभिक्रिया करके ओजोन को ऑक्सीजन के रूप में विघटित कर देता है, जिससे ओजोन परत का क्षरण होता है। बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव निर्मित रसायनों का एक समूह है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव द्वारा निर्मित रसायनों का एक समूह है जो रंगहीन एवं गंधहीन, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन रंगहीन होता है, कलरलेस होता है एंड टेस्टलेस होता है तथा सरलता से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इसका जो चेंजिंग होता है वो लिक्विड रूप में बहुत ही आसानी से हो जाता है। यह ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस है, यानी कि यह ओजोन डिप्लीशंस के ह्रास के यानी ओजोन लेयर के डिप्लीशंस के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गैस होता है। यह एक अत्यधिक अस्थायी यौगिक है, यानी कि यह एक बहुत ही परमानेंट कंपाउंड होता है जो वायुमंडल में 80 से लेकर 100 वर्षों तक बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन फ्लोरीन तथा ऑक्सीजन से बना मानव निर्मित गैसीय एवं द्रवीय पदार्थ है, जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों जैसे शीतकारक। इसका उत्सर्जन कहाँ से होता है, तो भाई इसका उत्सर्जन एक तो आपका रेफ्रिजरेटर से होता है जिसका टेम्परेचर 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरे नंबर पर वातानुकूलित यंत्रों में जैसे शीतकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि तथा वातानुकूलित यानी कि जो एयर कंडीशनर होते हैं, अंडर एयर कंडीशनर मशीन में भी शीतकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित नेक्स्ट पॉइंट, फ्रिज में कंडीशनर
फ्रिजों में कंडीशनर के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रॉन बॉन्ड नाम के तहत किया जाता है। फिर से फ्रिजों में जो कूलिंग एजेंट होता है या फिर प्रशीतक होता है, यानी कि फ्रिजों में जो कूलिंग एजेंट के रूप में भरी जाने वाली जो गैसों का विपणन होता है, विसरण यानी कि इसका जो विसरण होता है वो सामान्यतः मेफ्रॉन बॉन्ड नाम के तहत किया जाता है। ये सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन यानी कि HCFC यानी हैलोनिक हाइड्रो डाइफ्लोरोमीथेन। फिर से ये सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रो यानी कि हैलोनिक हाइड्रोकार्बन जिसमें HCFC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डाइक्लोरो यानी HCFC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डाइफ्लोरोमीथेन आदि होते हैं। हालांकि अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है, यानी कि बड़े संयंत्र जो होते हैं या फिर मशीन्स होते हैं उसमें अमोनिया का भी प्रयोग जो होता है वो शीतलक के रूप में किया जाता है, फिर यह कूलिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वायुमंडल में विद्यमान ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है, यानी कि जो वायुमंडल में विद्यमान ओजोन लेयर होता है यह सूर्य से आने वाली जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसको रोकने का कार्य करती है, क्योंकि वो अपने अंदर अवशोषित करती है। इससे पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा होती है। ओजोन परत की छीणता के लिए उत्तरदायी गैस है, यानी कि ओजोन परत की छीणता के लिए उत्तरदायी गैस होती है, इसमें आपका CFC सबसे मेन होता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर हेलोजन्स आता है, फिर तीसरे नंबर पर नाइट्रस का ऑक्साइड आता है, जो कि धान के खेत में यदि हम ऑक्सीडाइज्ड जोन में नाइट्रोजन का एप्लीकेशन कर देते हैं तो उसी से नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि गैस के रूप में बदल जाता है, जिसको प्लांट अवशोषित नहीं कर पाता है। तो इसी प्रक्रिया को जो है नाइट्रिफिकेशन या इसी प्रक्रिया को डीनाइट्रिफिकेशन या फिर वोलेटाइलाइजेशन या फिर लीचिंग लॉसेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ट्राइक्लोरोएथिलीन और हेलोन 12 और हेलोन 1301 इत्यादि, ये सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओजोन परत के डिप्लीशंस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रमुख कारण है, यानी कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के डिप्लीशंस का जो मेन कारण होता है वो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में यानी पोलर रीजन्स में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, यानी कि वायुमंडल के पोलर रीजन्स में कहाँ पर, तो वायुमंडल के पोलर रीजन्स में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक ध्रुवों के ऊपर परिलक्षित होता है, यानी कि ओजोन का जो इफेक्ट होता है यानी ओजोन के डिप्लीशंस का जो प्रभाव होता है सर्वाधिक पोलर रीजन के ऊपर ही परिलक्षित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ध्रुवीय समतापी मंडलीय बादलों में यानी कि पोलर समताप मंडलीय बादलों में उपस्थित नाइट्रिक अम्ल क्लोरोफ्लोरोकार्बनों से क्रिया कर क्लोरीन का निर्माण करता है, यानी कि ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों में उपस्थित जो नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल का मतलब HNO3 माइनस सिंगल चार नाइट्रिक अम्ल HNO3 रहता है नाइट्रिक अम्ल क्लोरोफ्लोरोकार्बनों से अभिक्रिया कर क्लोरीन का निर्माण करता है, जो कि ओजोन परत के प्रकाश रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी होता है। चूँकि ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल ऐसा माध्यम है जहाँ क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, अतः ओजोन परत में छिद्र का निर्माण करने में इनकी उपस्थिति आवश्यक है। ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण अंटार्कटिका के ऊपर पाया जाता है, यानी कि ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण जो था वो अंटार्कटिका के ऊपर ही पाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग दिया है ओजोन परत संरक्षण के उपाय। अगला हेडिंग दिया है ओजोन परत संरक्षण के उपाय। अगला हेडिंग क्या दिया है, तो अगला हेडिंग दिया है ओजोन परत संरक्षण के उपाय। टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक GW केंट मूर के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं ने 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन हेलो का पता लगाया था। इसमें तिब्बत पठार के चारों ओर अतिरिक्त ओजोन की उपस्थिति का पता लगा, यानी इसमें तिब्बत पठार के चारों ओर अतिरिक्त ओजोन की उपस्थिति का पता लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठार के ऊपर केंद्रीय भाग में ओजोन की कम मात्रा एवं
परिधि के चारों ओर अतिरिक्त ओजोन का छल्ला पाया गया, यानी कि पठार के ऊपर केंद्रीय भाग में ओजोन की कम मात्रा एवं परिधि के चारों ओर अतिरिक्त ओजोन का छल्ला पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अतिरिक्त ओजोन की सांद्रता अत्यधिक प्रदूषित शहरों में उपस्थित ओजोन सांद्रता की तरह थी। ध्यातव्य है कि ओजोन का उच्च सांद्रता मनुष्यों में खांसी, सीने में दर्द उत्पन्न करने के साथ साथ फेफड़ों को भी क्षति पहुंचाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार CFC हैलोजन्स तथा अन्य ओजोन रक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई है। टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ ओजोन डिप्लीशन के कारक है। फिर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, हैलोजन्स हो गया और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये तीनों ही पदार्थ जो होते हैं ओजोन के डिप्लीशन का कारण होते हैं। नेक्स्ट है, यह बिना संधि का एक प्रोटोकॉल है, यानी कि कौन सा? तो यह वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है जिसका उद्देश्य ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि को प्रयोग से हटाना है। यह प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 में से प्रभावी हुआ था, यानी कि वियना संधि कब से प्रभावी हुआ था? तो वियना संधि कब से प्रभावी हुआ था? तो यह 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुआ था। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जिसे हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, 1994 में प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। यानी कि 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किसने की थी? तो वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यानी यूनाइटेड नेशंस ने 16 सितंबर 1994 से ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की थी। और इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 1987 ईस्वी में हुआ था, लेकिन 7 साल बाद 1994 ईस्वी में 16 सितंबर 1994 ईस्वी से जो है इसको मनाया जाने लगा। क्या है? तो ओजोन डिप्लीशन कंजर्वेशन डे के रूप में। नेक्स्ट उल्लेखनीय है कि वर्ष 1987 में इस दिन 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर पर हस्ताक्षर किए गए थे। 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। दो चीज़ मनाया जाता है यार इसी दिन। क्या है? 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, फिर 16 सितंबर को ही ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, इंटरनेशनल ओजोन डे के रूप में भी 16 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों ही डेट सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 की अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस का विषय क्या था? तो वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस का विषय पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ था। वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस का थीम क्या था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, ये थीम था 2023 का। जबकि 2024 का थीम क्या है? तो वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण अधिनियम दिवस का जो विषय था या फिर थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, यह 2024 का थीम है। यानी कि फिर से यही पूछा जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन जो है 2024 के ओजोन परत संरक्षण या फिर ओजोन लेयर कंजर्वेशन दिवस का यह थीम है। नेक्स्ट है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि हुई है तो 1 से 1.8 फ़ारेनहाइट, यानी कि पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि हुई है तो ये हुआ है खाली 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ है। पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि हुई है तो 1.8 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरित गृह प्रभाव जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा तो 0 फ़ारेनहाइट से लेके 18 फ़ारेनहाइट 0 फ़ारेनहाइट या फिर 18 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 फ़ारेनहाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है तो आई स्कोर से। फिर से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है तो आई स्कोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है, सुझाया था किसने? तो मिलुटिन मिलानकोविच ने दर्शाया था। फिर से पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है, यह किसने सुझाया था? तो मिलुटिन मिलानकोविच ने दर्शाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता प्रभावी हुआ था तो 21 मार्च 1994 ईस्वी को 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता प्रभावी हुआ था तो 21 मार्च 1994 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ यह पहल परिवर्तित की गई है तो UNCCC सचिवालय द्वारा यानी मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ यह पहल परिवर्तित की गई है तो UNFCCC सचिवालय द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ब्लू कार्बन का मतलब क्या होता है? तो महासागरीय और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन या फिर उत्सर्जित कार्बन। यानी ब्लू कार्बन का मतलब क्या होता है? तो ओसेनिक एंड कोस्टल इकोसिस्टम द्वारा उत्सर्जित जो कार्बन होता है या फिर सिक्रेटेड कार्बन को ही हम ब्लू कार्बन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दिया ओजोन परत क्षरण के प्रभाव यानी कि ओजोन लेयर का यदि क्षरण होगा तो उससे क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो पहला प्रभाव है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेज के नाम से जानते हैं से त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। अधिक समय तक सूर्य के पराबैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने पर DNA में आनुवांशिक उत्परिवर्तन हो सकता है यानी कि जीन म्यूटेशन हो जाएगा जो त्वचा कैंसर का कारण बन सकता है और इससे स्किन कैंसर भी होने की संभावना बढ़ जाती है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को समांतर 3 वर्गों में बांटा जाता है यानी कि सूर्य की जो पराबैंगनी किरण होता है उसको निम्नलिखित 3 भागों में डिवाइड किया जाता है जैसे अल्ट्रावायलेट ए होता है, अल्ट्रावायलेट बी होता है, अल्ट्रावायलेट सी किरणों के रूप में डिवाइड किया गया। अल्ट्रावायलेट ए एंड अल्ट्रावायलेट बी किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है यानी कि अल्ट्रावायलेट ए एंड अल्ट्रावायलेट बी किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है जबकि अल्ट्रावायलेट सी भी अत्यंत घातक होती है परंतु पृथ्वी सतह तक नहीं पहुंच पाती यानी कि अल्ट्रावायलेट ए अल्ट्रावायलेट बी यह दोनों तो पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाती है और यह त्वचा कैंसर के लिए या फिर त्वचा पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। लेकिन अल्ट्रावायलेट सी भी सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है लेकिन अभी तक यह पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती है। नेक्स्ट प्रभाव है हरित ईंधन के प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण में कमी आती है यानी कि हरित ईंधन के प्रयोग से यानी कि हरित ईंधन के प्रयोग से यानी कि हरित ईंधन मतलब क्या होता है? बायोफ्यूल। हाँ, बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल के प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषण में कमी आती है। नेक्स्ट है एथेनॉल एक प्रसिद्ध एल्कोहल है यानी कि एथेनॉल जो होता है एक प्रकार का प्रसिद्ध फेमस एल्कोहल होता है। इसे एथिल एल्कोहल भी कहते हैं यानी कि एथेनॉल को ही एथिल एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग जो होता है हरित ईंधन के रूप में या फिर बायोफ्यूल के रूप में किया जाता है। एथेनॉल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो एथेनॉल का प्रयोग जो होता है वो बायोफ्यूल के रूप में किया जाता है और एथेनॉल को हम एथिल एल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल किसी शक्कर में पदार्थ जैसे आपका गन्ने की शक्कर हो गया, ग्लूकोज हो गया, सोडा हो गया, महुए का फूल हो गया आदि या फिर स्टार्च में पदार्थ से प्राप्त होता है यानी कि एथेनॉल किसी शक्कर में पदार्थ यानी कि एथेनॉल किसी वह पदार्थ जिसमें शक्कर पाया जाता है जैसे कि गन्ना में शक्कर पाया जाता है, ग्लूकोज में शक्कर पाया जाता है एंड सोडा में शक्कर पाया जाता है, महुआ में शक्कर पाया जाता है तो महुए के फूल में भी शक्कर पाया जाता है या फिर स्टार्च में पदार्थ कोई भी स्टार्च में पदार्थ से जो है एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइन करंज फन से भी किण्वीकरण
कर्ब इथेनॉल प्राप्त किया जाता है, यानी कि पाइन हो गया, करंज होगा या फिर फर्न हो गया, इसका फर्मेंटेशन करके हम इथेनॉल प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बायोफ्यूल के स्रोत के रूप में शामिल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गन्ने की खेती द्वारा भी बायो इथेनॉल की प्राप्ति की जा सकती है, यानी कि गन्ने की खेती द्वारा भी बायो इथेनॉल की प्राप्ति की जा सकती है। इसका उपयोग ईंधन के रूप में करके ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जैविक ईंधन या फिर माइक्रो बायोफ्यूल कोशिकाएं, जिसे हम MFC के नाम से जानते हैं, यानी MFC का फुल फॉर्म क्या होता है? M से आपका माइक्रो बायोटिक फ्यूल सेल हो जाएगा, यानी माइक्रोबायोटिक फ्यूल सेल, यानी कि सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं जैव परिवर्तन सब स्टेट में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, यानी कि MFC जो होता है, या फिर माइक्रोबायोटिक फ्यूल सेल या फिर सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं जैव परिवर्तनी सब स्टेट में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युतीय ऊर्जा या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब स्टेट के इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तित हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया का कैटालिस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि सब स्टेट के इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तन हेतु, यानी कि सब स्टेट के इलेक्ट्रॉनों में चेंज हेतु माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया का कैटालिस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अपशिष्ट जल के शोधन हेतु सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाओं के प्रयोग से जल शोधन की लागत तो घटती ही है, साथ ही यह विद्युत उत्पादन का एक आकर्षक विकल्प भी है। फिर से, अपशिष्ट जल के शोधन हेतु सूक्ष्म जैविक ईंधन, जिसे MCF के नाम से जानते हैं, माइक्रोफ्यूल सेल के प्रयोग से जल शोधन की लागत तो घटती ही है, साथ ही यह विद्युत उत्पादन का एक आकर्षक विकल्प भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाओं में मुख्यतः कार्बनिक पदार्थ जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, एसीटेट हो गया, इथेनॉल हो गया, मेथेनॉल हो गया, एमिनो एसिड हो गया, प्रोटीन इत्यादि सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। फिर से, सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाओं में मुख्यतः कार्बनिक पदार्थों जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, एसीटेट हो गया, इथेनॉल हो गया, मेथेनॉल हो गया, एमिनो एसिड हो गया, प्रोटीन इत्यादि सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ ही कुछ अकार्बनिक पदार्थों जैसे सल्फाइड का भी सबस्ट्रेट के रूप में प्रयोग होता है, यानी कि साथ ही कुछ अकार्बनिक पदार्थ जैसे सल्फाइड्स का भी सबस्ट्रेट के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन समुद्रों एवं महाद्वीपों दोनों में संभव है, यानी कि शैवाल पर आधारित जो बायोफ्यूल होता है, बायोफ्यूल का उत्पादन समुद्रों एवं महाद्वीपों दोनों में संभव है। फिर से, शैवाल आधारित जैव ईंधनों का उत्पादन समुद्रों एवं महाद्वीपों दोनों में संभव है। इस ईंधन के उत्पादन एवं अभियांत्रिकी करने हेतु उच्च स्तर की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, साथ ही अधिक उत्पादन के लिए नवाचार हेतु भी ज्ञान एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, बायोएस्फाल्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बायोएस्फाल्ट का मतलब क्या होता है? तो बायोएस्फाल्ट का मतलब होता है डामर का विकल्प है, यानी कि बायोएस्फाल्ट किसका विकल्प है? तो बायोएस्फाल्ट जो होता है वो डामर का विकल्प है, जिसका निर्माण गैर पेट्रोलियम आधारित नवीकरणीय स्रोतों से किया जाता है। इन स्रोतों में चीनी आता है, सीरा आता है, धान आता है, मक्का आता है, लिग्निन आता है, सेलुलोज आता है, ताड़ के तेल आते हैं, अपशिष्ट सफ़ेद सरसों के तेल का अपशिष्ट आदि सम्मिलित होता है। किसके अंतर्गत? तो गैर पेट्रोलियम आधारित नवीकरणीय स्रोतों से किया जाता है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बायोएस्फाल्ट का मतलब क्या होता है? तो बायोएस्फाल्ट जो होता है डामर का विकल्प होता है, जिसका निर्माण गैर पेट्रोलियम आधारित नवीकरणीय स्रोतों से किया जाता है। इस स्रोत में चीनी आता है, सीरा आता है, धान आता है, मक्का आता है, लिग्निन आता है, सेलुलोज आता है, ताड़ के तेल आते हैं, ताड़ के तेल का अपशिष्ट आता है, सफ़ेद सरसों के तेल का अपशिष्ट आता है, आदि सम्मिलित होते हैं, जो कि बायोएस्फाल्ट के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गैर पेट्रोलियम आधारित डामर सड़कों की सतह का तापमान कम रखने में मददगार है, यानी कि गैर पेट्रोलियम आधारित जो डामर होते हैं यह सड़कों की सतह का तापमान कम करने में
मददगार है, यानी कि डामर का मतलब क्या होता है, जो सड़क पर सड़क बनाने के लिए प्रयोग करते हैं उसी को हम डामर कहते हैं, और वही सोर्स था जो पीछे हम पढ़ के दिखाए हैं। तो यह सड़क का जो टेम्परेचर होता है उसको कम करने में काम में लाए जाते हैं। अतः बायो एस्फाल्ट से सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना परिस्थितिकी के अनुकूल है, यानी कि अतः बायो एस्फाल्ट से सड़कों की ऊपर सतह बिछाना परिस्थिति के अनुकूल है, यानी कि किसके अनुकूल होता है, तो फेवरेबल होता है, यानी कि बायो एस्फाल्ट को जब हम सड़कों पर बिछाते हैं तो उससे सड़क का टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है और यह उसके लिए फेवरेबल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, तो प्रदूषण एवं उनके प्रकार, कौन कौन से प्रदूषण हैं, उनके कौन कौन से प्रकार हैं। तो प्रदूषण एवं उनके प्रकार, प्रदूषण भूमि, वायु तथा जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैव अभिलक्षणों में अपेक्षाकृत परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। यह प्रदूषकों के अत्यधिक जमाव के कारण होता है। वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है प्रदूषक कहलाते हैं, यानी कि वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, तो प्रदूषण 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका एंथ्रोपोजेनिक होता है जो कि मानव गतिविधियों से फैलता है, दूसरे नंबर पर आपका जैव विघटित प्रदूषक आता है जो कि मल से फैलता है, मूत्र से फैलता है, वाहित मल से फैलता है और कचरा से फैलता है। यानी कि प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं, तो प्रदूषण के 2 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पर आपका एंथ्रोपोजेनिक आता है जो कि मानव की गतिविधियों से जो प्रदूषण फैलता है उसी को हम एंथ्रोपोजेनिक के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरे नंबर पर मल मूत्र, वाहित मल, कचरा इत्यादि से जो प्रदूषण फैलता है उसी को हम जैव विघटित प्रदूषक या फिर बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट के नाम से जानते हैं। तो पहले नंबर की चर्चा करते हैं, तो एंथ्रोपोजेनिक होता है जो कि मानव के गतिविधियों के कारण होता है। तो मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण सामान्य तौर पर प्रकृति पर नकारात्मक मानवीय प्रभावों को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि मनुष्यों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण की श्रेणी में रखा जाता है। मानवीय क्रियाओं द्वारा पर्यावरण में डाले गए रासायनिक एवं जैविक कचरे को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट है जैव निम्नीकरण, यानी जैव निम्नीकरण रहित प्रदूषक मुख्यतः मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक के कारण पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, इन प्रदूषकों का या तो अपघटन नहीं होता या फिर प्रकृति के अपघटकों के द्वारा अपघटन बहुत ही धीरे धीरे होता है। इसलिए मानव जनित जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषकों को नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है। दूसरे नंबर का प्रदूषक क्या है, तो जैव विघटित प्रदूषक, यानी दूसरे नंबर पे क्या आता है, तो दूसरे नंबर पे आपका बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स आता है। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु हो गए आदि के द्वारा समय के साथ साथ प्रकृति में हानिकारक तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे घरेलू अपशिष्ट, कचरा हो गया, मलमूत्र हो गया, वाहित मल इत्यादि, ये सभी जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक के रूप में जाने जाते हैं। फिर से बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट का मतलब क्या होता है, तो जैव विघटित प्रदूषक या फिर बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे कि बैक्टीरिया आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में हानिकारक तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। जैसे घरेलू अपशिष्ट, कचरा हो गया, मलमूत्र हो गया, वाहित मल हो गया, एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स निम्नीकरण, जैसे कि घर का कूड़ा हो गया, पशुओं के मलमूत्र हो गया, सीवेज इत्यादि का अपघटकों द्वारा पूरी तरह अपघटन कर दिया जाता है। इसी को हम बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स या फिर निम्नीकरण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसलिए जैव निम्नीकरणीय प्रदूषकों को आसानी से प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। अतः वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं या फिर बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। फिर से अतः वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम या फिर बायोटिक प्रोसेस द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं बायो निम्नीकरण या फिर जैव डिग्रेडेबल कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे रबर प्लांट्स निम्नीकरण, यानी कि उदाहरण के तौर पे क्या आता है, तो उदाहरण के तौर पे रबर जैव निम्नीकरण रेडी है, यानी कि उदाहरण के तौर पे जो रबर होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि उदाहरण के तौर पे जो रबर होता है वो बायोडिग्रेडेबल के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के आधार पर प्रदूषण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पर्यावरण के आधार पर प्रदूषण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है, यानी प्रदूषक के प्रकार, प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं, यानी पॉल्यूटेंट, टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट, तो यह 3 प्रकार का होता है। एक तो आपका एयर पॉल्यूटेंट होता है, दूसरे नंबर पे आपका वाटर पॉल्यूटेंट होता है, तीसरे नंबर पे सॉइल पॉल्यूटेंट्स होता है। यानी कि प्रदूषक के प्रकार कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। एक तो आपका एयर पॉल्यूटेंट होता है, दूसरे नंबर पे वाटर पॉल्यूटेंट्स होता है, तीसरे नंबर पे आपका सॉइल पॉल्यूटेंट्स होता है।
अब हम बात करते हैं वायु पॉल्यूटेंट के बारे में। व्हाट डू यू मीन? वायु पॉल्यूटेंट क्या होता है? तो वायु पॉल्यूटेंट का मतलब होता है जब मानवीय या फिर प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में या फिर विषाक्त गैसों या फिर कणकीय पदार्थों की वजह से अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो इसे वायु प्रदूषक कहते हैं। फिर से, जब मानवीय या फिर प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में या फिर विषाक्त गैसों या फिर कणकीय पदार्थों की वजह से अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो इस प्रकार के प्रदूषण को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के कुछ फिगर से दिखाए गए हैं। तो कौन कौन सा है वायु प्रदूषण? वायु प्रदूषण के स्रोत, यानी वायु प्रदूषण के स्रोत में क्या क्या दिखाया गया है? तो वायु प्रदूषण के स्रोत में जो है ये क्या है? वाहन दिखाई गया है, आग दिखाई गया है, कणिका तत्व दिखाई गया है, कारखाना दिखाई गया है, भवन का निर्माण दिखाई गया है। ये सभी जो थे वो एयर पॉल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। तो आइए बात करते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो वायु प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? तो वायु प्रदूषण जो होता है वो वायु प्रदूषण के स्रोत, यानी कि वायु प्रदूषण के कौन कौन स्रोत होते हैं? तो एक तो आपका प्राकृतिक स्रोत होता है, दूसरा मानवजन्य स्रोत होता है। प्राकृतिक स्रोत में क्या क्या आता है? तो वनाग्नि आता है। वन में जो आग लगता है उसी को हम दावानल के नाम से जानते हैं, यानी जंगलों में लगने वाली आग को हम दावानल के नाम से जानते हैं। तो प्राकृतिक जो स्रोत होता है इसमें आपका वायु प्रदूषण का जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो कौन सा आता है? तो वायु प्रदूषण का जो प्राकृतिक स्रोत होता है इसमें आपका वनाग्नि आता है, ज्वालामुखी उद्गार आता है, जैविक पदार्थों के सड़ने से निकलने वाले गैसेस आते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत वनाग्नि आता है, ज्वालामुखी उद्गार आता है और जैविक पदार्थों के सड़ने से निकलने वाली जो गैसेस होती है वो प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आती हैं। तो यह गैस कौन सी होती है? तो प्राकृतिक रूप से जलने के कारण जो गैसें निकलती है इसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है जो कि वायु प्रदूषण का कारण बनती है। दूसरे नंबर पर नाइट्रोजन की ऑक्साइड जिसे हम नॉक्स के नाम से जानते हैं, NO सिंगल दिया है, NO यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड, NO, इनके कारण जो होता है वो एयर पॉल्यूशन होता है। दूसरे नंबर की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे क्या दिया है? तो दूसरे नंबर पे दिया है लकड़ी आता है, यानी कि मानव जनित स्रोत के अंतर्गत क्या आता है? तो मानव जनित स्रोत के अंतर्गत लकड़ी को जलाने पर वायु प्रदूषण फैलता है, कोयला को जलाने पर वायु प्रदूषण फैलता है, डीजल को जलाने पर वायु प्रदूषण फैलता है, पेट्रोल को जलाने पर वायु प्रदूषण फैलता है। इत्यादि को जलाने से विभिन्न प्रकार की गैसीय व ध्वनियों की उत्पत्ति जो होती है वही वायु प्रदूषण का कारण बनती है। अब इसके अंतर्गत यानी कि धुआं में उपस्थित कौन कौन से गैस होते हैं? तो धुआं यानी विभिन्न प्रकार की गैस एवं धुओं का उत्पादन। कार्बन डाइऑक्साइड आता है जो कि प्रदूषण फैलाने का काम करता है। दूसरे नंबर पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड जिसे हम नॉक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में वर्षा एवं ठोस द्वारा धुआं, यानी वायुमंडल में वर्षा एवं ठोस द्वारा धुआं, धूल एवं गैसीय अपशिष्ट पदार्थों से वायुमंडल स्वच्छ हो जाता है। फिर से, वायुमंडल में वर्षा एवं ठोस द्वारा धुआं, धूल एवं गैसीय अपशिष्ट पदार्थों से वायुमंडल स्वच्छ हो जाता है, परंतु ऐसे प्रदूषक या फिर पॉल्यूटेंट जिनके कणों का व्यास 2 माइक्रोन से कम होता है वे वर्षा द्वारा वायुमंडल से स्वच्छ नहीं किए जा सकते हैं। फिर से, वायुमंडल में वर्षा एवं ठोस द्वारा, यानी कि वायुमंडल में वर्षा एवं ठोस द्वारा धुआं, धूल एवं गैसीय अपशिष्ट पदार्थों से वायुमंडल स्वच्छ हो जाता है, परंतु ऐसे पॉल्यूटेंट जिनके कणों का व्यास 2 माइक्रोन से कम होता है वे वर्षा द्वारा वायुमंडल से स्वच्छ नहीं किए जा सकते हैं। अब प्रकाश रासायनिक धूम्र, कोहरा, स्मोक और फॉग के मिलने से बना है। फिर से, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा, यानी प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा, स्मोक और फॉग के मिलने से बना है। फिर से, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा, यानी कि प्रकाश रासायनिक जो धूम्र कोहरा स्मोक शब्द होता है, स्मोक और फॉग के मिलने से बना है। एक तरफ आपका स्मोक दिया है, स्मोक जो होता है किससे मिलकर बना होता है? तो स्मोक जो है स्मोक एंड फॉग से मिलकर बना होता है, यानी धुआं जो होता है वो स्मोक और फॉग से मिलकर बना होता है। और यह
यह नाइट्रोजन के ऑक्साइड ओजोन के लेयर के और PAN के निर्माण में सहायक होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। यानी कि प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकले धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषकों को जन्म देती है या फिर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट को जन्म देती है। जैसे ओजोन परत इसके अंतर्गत आता है, फॉर्मेल्डिहाइड इसी के अंतर्गत आता है, पैन मतलब पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट आता है, पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट आदि आता है। किसके अंतर्गत आते हैं तो फिर से देख लेते हैं। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। यानी प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकले धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोजन के साथ, यानी कि ये ऑक्साइड गैस से सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक पॉल्यूटेंट्स को जन्म देती है। जैसे ओजोन होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ठीक, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, पैन मतलब होता है पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट आदि। इन्हीं द्वितीयक प्रदूषकों से प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा उत्पन्न होता है। पैन का फुल फॉर्म होता है पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इसके कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं यहाँ पर। तो पैन का उदाहरण क्या होता है तो पैन का फुल फॉर्म होता है पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। क्लोरोप्लास्ट को क्षति करता है। पैन किसको प्रभावित करता है तो पैन जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट को प्रभावित करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्षमता एवं पौधे के विकास में कमी लाता है। यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो कैपेसिटी होती है और प्लांट के डेवलपमेंट में भी कमी लाता है पैन। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन यातायात प्रणाली को अवरोध करता है। यानी कि कोशिका के जो माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन यातायात होता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को यह अवरोधित करने का काम करता है। नेक्स्ट है इसका कार्य क्या होता है। पैन का अगला कार्य होता है एंजाइम प्रणाली पर दुष्प्रभाव डालता है। यानी एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी होता है उस पर बुरा प्रभाव डालता है। जबकि मानव नेत्र में जलन और उत्तेजना का कारक भी यह बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है तो अगला क्वेश्चन दे रहा है प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा खास तौर से नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नॉक्स, ओजोन और तथा परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट से बनता है। यानी कि प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा खास तौर से नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन तथा परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट से बनता है। मुख्यतः ऑटोमोबाइल्स निर्वातक में हाइड्रोकार्बन्स तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड रहता है। यानी कि फिर से मुख्यतः ऑटोमोबाइल्स निर्वातक में हाइड्रोकार्बन्स जिसे हम HC के रूप में डिनोट करते हैं तथा NO मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड रहता है। एवं ये शहरी क्षेत्रों में ओजोन एवं पैन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि HC हो गया और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों ही जो होते हैं वो शहरी क्षेत्रों में ओजोन निर्माण को बढ़ाते हैं तथा पैन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रोपॉलिटन शहरों में गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकले धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सीसा, ओजोन इत्यादि उपस्थित होते हैं। फिर से मेट्रोपॉलिटन शहरों में गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकले धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सीसा, ओजोन इत्यादि उपस्थित होते हैं। मनुष्यों में इससे आँख, नाक, गले में जलन तथा श्वसन संबंधी उत्पन्न होती है। यानी कि मनुष्यों में इन गैसों के कारण आँख में जलन होती है, नाक में जलन होती है और गले में जलन होती है तथा श्वसन से संबंधित जितनी भी समस्या होती है यह उत्पन्न होती है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसके उत्सर्जन से दम घुटने लगता है और आदमी मर जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क, गर्म, शुष्क और तीव्र सौर विकिरण वाले महानगरों में वायुमंडलीय हाइड्रोकार्बन और वाहनों व बिजली संयंत्रों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषक बनाती हैं। फिर से, गर्म, शुष्क और तीव्र सौर विकिरण वाले महानगरों में वायुमंडलीय हाइड्रोकार्बन और वाहनों व बिजली संयंत्रों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके कई सारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनाती हैं। और जैसे आपका ओजोन होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है जिसे हम पेन के नाम से जानते हैं, यानी कि परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक कहते हैं, यानी कि इन अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक कहते हैं क्योंकि इनमें सूर्य का प्रकाश और रासायनिक प्रदूषक दोनों शामिल होते हैं। इससे बनने वाले वायु प्रदूषक के पर्दे यानी भूरे, नारंगी जैसे को प्रकाश रासायनिक धूम्र कहते हैं। फिर से, इन अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक कहते हैं क्योंकि इनमें सूर्य का प्रकाश और रासायनिक प्रदूषक दोनों शामिल होते हैं। इससे बनने वाले वायु प्रदूषक के पर्दे या फिर भूरे, नारंगी जैसे को प्रकाश रासायनिक धूम्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञातव्य है कि ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के मिलने से नाइट्रिक अम्ल बनती है, यानी ज्ञातव्य है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिलने से नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। यह गैस वायु से मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है, यानी यह गैस जो होता है NO यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। यानी कि फिर से ज्ञातव्य है कि ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के मिलने से नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है जिसे हम NO2 के रूप में डिनोट करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड का मतलब होता है NO और यह गैस वायु से मिलकर यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड वायु से मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भूरे रंग की तीखी गैस होती है। यह प्रकाश के अवशोषण के फलस्वरूप नाइट्रिक ऑक्साइड तथा नवजात ऑक्सीजन का एक परमाणु बना लेती है। उल्लेखनीय है कि नवजात ऑक्सीजन O2 बहुत क्रियाशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात ऑक्सीजन जिसे हम नेसेंट ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं, सूर्य के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के एक अणु से क्रिया करके ओजोन बना लेती है। फिर से, नवजात ऑक्सीजन जिसे हम नेसेंट ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं या फिर NO2 के नाम से जानते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन को हम ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। सूर्य के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन यानी सूर्य के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के एक अणु से क्रिया करके ओजोन बना लेती है। तत्पश्चात ओजोन पत्तियों के खुले रंध्रों ओपन स्टोमेटा द्वारा पर्ण मध्योतक या फिर मेजोफिल टिश्यू की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है। फिर से, नवजात ऑक्सीजन या फिर नेसेंट ऑक्सीजन सूर्य के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के एक अणु ऑक्सीजन से क्रिया करके ओजोन बना लेती है, O3 ओजोन बना लेती है। तत्पश्चात ओजोन 3 पत्तियों के खुले रंध्रों ओपन स्टोमेटा द्वारा पर्ण मध्योतक या फिर मेजोफिल टिश्यू की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है। पर ऑक्सील मूलक या तो ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ओजोन बना लेते हैं। फिर से, पर ऑक्सील मूलक या तो ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ओजोन बना लेते हैं अथवा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलकर पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन का निर्माण करती है। फिर से, पर ऑक्सी मूलक या तो ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ओजोन बना लेती है अथवा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलकर पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट या फिर पैन का निर्माण करती है। पहले नंबर पे क्या दिया है, तो द्वितीयक वायु प्रदूषक या फिर सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स में क्या आता है, तो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स में आपका ओजोन आता है, यानी सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स में ओजोन आता है जिसे हम O3 से डिनोट करते हैं। दूसरे नंबर पे पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट आता है जिसे हम PAN के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पे स्मॉग आता है जो कि स्मॉग और किससे मिलकर बना होता है, तो स्मॉग जो होता है वो स्मोक और फॉग से मिलकर बना होता है, धुआं और
कोहरा से मिलकर बना होता है। धुआं और कोहरा से मिलकर क्या बना होता है, तो स्मोक बनता है। डिस्कस अबाउट पैन। पैन का मतलब क्या होता है, तो पी यानी पर ऑक्सी एसिटाइल, पर ऑक्सी एसिटाइल, पर ऑक्सी एसिटाइल, पर ऑक्सी एसिटाइल, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट का मतलब क्या होता है, तो पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो होता है वो किसको नुकसान पहुंचाता है, तो पर ऑक्सी नाइट्रेट जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट को नुकसान पहुंचाता है। इस वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्षमता और पौधे का विकास कम हो पाता है। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन यातायात प्रणाली या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, जिसे हम ETS के नाम से जानते हैं, यानी कि ETC के नाम से जानते हैं, यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन यातायात प्रणाली या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, जिसे हम ETC के नाम से जानते हैं, उसको बाधित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एंजाइम सिस्टम को भी प्रभावित करता है, यानी कि एंजाइमेटिक सिस्टम को भी प्रभावित करता है। मनुष्य की आंखों में पैन बहुत ज़्यादा जलन या उत्तेजना पैदा करता है, यानी मनुष्यों की आंखों में पैन जो होता है या फिर पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो था वो बहुत ज़्यादा जलन या फिर उत्तेजना पैदा करता है। यह आंखों को प्रभावित करने वाला एक शक्तिशाली उत्तेजक होता है। पैन तथा ओजोन मिलकर छोटी छोटी बूंदें बना लेती हैं, यानी कि पैन तथा ओजोन आपस में मिलकर छोटी छोटी बूंदें बना लेती हैं। वायु में मिलकर पैन तथा ओजोन धुंध बना लेती हैं, यानी कि वायु में मिलकर पैन तथा ओजोन आपस में मिलकर धुंध के रूप में बना लेती हैं। परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मानवजनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। मानवजनित पर्यावरण प्रदूषण के कहलाते हैं तो ह्यूमेलिन, यानी कि मानवजनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं तो ह्यूमेलिन होता है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है तो वायु प्रदूषक का या फिर एयर पॉल्यूटेंट का। फिर से वायु प्रदूषण का यानी एयर पॉल्यूशन का। फिर से कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सब के जलने से किस प्रकार का पॉल्यूशन होता है, तो वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय एक उत्पन्न होता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर से प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय, यानी प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय एक उत्पन्न होता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या होता है, तो जेट विमान होता है, जेट उड़ान होता है। यानी कि अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या होता है, तो अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण आपका जेट उड़ान होता है। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। यानी कि सामान्य स्थितियों में देखा जाए तो वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसी को हम दम घोटू गैस के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके कारण जो है मनुष्य का जो सांस लेने में दिक्कत होती है, यानी सांस से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियों का यह जन्म देती है, इसीलिए इसे दम घोटू गैस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। फिर से अधूरे प्रज्वलन के कारण, यानी कि पूरी तरह से न जलने के कारण, मोटर कार हो चाहे सिगरेट से निकलने वाली जो धुआं रंगहीन जो गैस होती है वही कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सबसे ज़्यादा उत्सर्जन किससे होता है, तो मोटर वाहन से ही कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, क्योंकि पूरी तरह से उसमें ईंधन जल नहीं पाता है, उसके पहले ही जो होता है वो रिलीज हो जाता है, तो वही जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाता है। नेक्स्ट है, भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है, तो भूमि जल को यानी अंडरग्राउंड वाटर को दूषित करने वाला जो एबायोटिक पोल्यूटेंट्स कौन सा होता है, तो इसमें आपका आर्सेनिक आता है। औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक कौन सा होता है, तो चमड़ा उद्योग में होता है। यानी कि फिर से औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक पोल्यूटेंट कौन सा होता है, तो चमड़ा उद्योग से होता है। नेक्स्ट है, अम्ल वृष्टि का कारण क्या होता है, तो अम्ल वृष्टि का कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड होता है। यानी कि अम्ल वृष्टि का कारण क्या होता है, तो अम्ल वृष्टि का कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे हम SO2 के नाम से जानते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो N2O को नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के मिलने से, यानी कि ये दोनों गैस जो होते हैं, जब वर्षा होती है, यानी कि जब वर्षा होती है तो वहाँ से H2O ऊपर से नीचे की तरफ आती है, लेकिन जब नीचे आते समय वायुमंडल में क्या उपस्थित रहता है, तो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड उपस्थित रहता है और नाइट्रस ऑक्साइड उपस्थित रहता है, और यह जल के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक एसिड
नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर देती है, जो कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, अम्ल वर्षा होती है तो कारखानों से, यानी अम्ल वर्षा होती है तो कहाँ से होती है, तो अम्ल वर्षा कारखानों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है तो नॉर्वे में, यानी कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ पर होती है, तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा आपका नॉर्वे में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, कोल दहन से उत्पन्न प्रदूषक है तो फ्लाई ऐश, यानी कि कोल दहन यानी कि कोयला के जलने से किस प्रकार का पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस होता है, तो कोयला के जलने से जो फ्लाई ऐश होता है यही बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेंट उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक धूम्र कोहरे या स्मोक के निर्माण से दृश्यता घट जाती है, यानी अधिक धूम्र कोहरे या फिर स्मोक के निर्माण से जो देखने की क्षमता होती है वो घट जाती है। इसी कारण से पृथ्वी पर पहुंचने वाली प्राकृतिक सौर विकिरणों की मात्रा घट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके फलस्वरूप जीवों में विटामिन डी के उत्पादन की मात्रा घट जाती है, यानी कि स्मोग के कारण, यानी जिसके फलस्वरूप जीवों में विटामिन डी के उत्पादन की मात्रा घट जाती है, क्योंकि सूर्य जो है पूरी तरह से दिखाई नहीं दे पाता। कोहरा जब पड़ता है तो सूर्य निकलता ही नहीं है, तो जिसके कारण मानव के शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। सीधे सीधे कहने का मतलब यही है, जो कि रिकेट्स जैसे रोगों की वृद्धि का कारण बनती हैं। अधिक धूम्र कोहरे से यातायात के परिचालन में असुविधा होती है, जिससे दुर्घटना में वृद्धि होती है। दुर्घटनाओं में जो होती है बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये वायु प्रदूषक होते हैं, यानी कि ये वायु प्रदूषक होते हैं। स्मोक जो होता है वो एयर पॉल्यूटेंट के रूप में जाना जाता है, जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं। जो प्रदूषक ये पोल्यूटेंट्स जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं, यानी कि जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। फिर से, जो पॉल्यूटेंट सोर्स से सीधे वायु में, यानी कि प्रदूषक स्रोत, यानी कि जो पॉल्यूटेंट सोर्स से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। जैसे में कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया इत्यादि, ये सभी जो होते हैं डायरेक्ट वायु में मिल जाते हैं, यानी कि जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं प्राथमिक पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सीधे वायु में ही मिलते हैं, तो इसी को हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट के नाम से जानते हैं। जबकि ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, उसे सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट के नाम से जानते हैं। फिर से, जबकि ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, द्वितीयक सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट नाम से जाने जाते हैं। जैसे आपका ओजोन 3 हो गया, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट हो गया, जिसे हम पेन के नाम से जानते हैं, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसे हम पेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ओजोन तथा स्मोक द्वितीयक प्रदूषक है, यानी कि पैन हो गया, ओजोन हो गया एंड स्मॉग, ये सभी जो होते हैं वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के अंतर्गत आते हैं। जबकि सल्फर के ऑक्साइड, मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, यानी कि ऊपर जो मिलते हैं, यानी कि सीधे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के अंतर्गत आते हैं। जबकि पैन हो गया यानी कि पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ओजोन हो गया एंड स्मोक, ये दो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड धातु उत्सर्जित होती है, यानी कि वाहनों में पेट्रोल के जलने से, यानी कि कोई भी वाहन हो उसमें पेट्रोल के जलने से कौन सी धातु निकलती है, तो वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड या सीसा धातु जो होती है वो सीक्रेट होती है, जो वायु को प्रदूषित करती है। लेड को इंजन में नॉकिंग को रोकने के लिए, यानी कि लेड को इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, लेड को इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब परिशोधनशाला रिफाइनरी तकनीक में उन्नयन के कारण पेट्रोल में लेड डालने की आवश्यकता समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड एक वायु प्रदूषक है, यानी कि लेड जो होता है एक प्रकार का एयर पॉल्यूटेंट होता है, जिससे कई गंभीर
स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं। लेड बच्चों में दिमाग के विकास में बाधा पहुंचाता है, यानी लेड या शीशा जो होता है वो बच्चों में दिमाग के विकास में बाधा पहुंचाता है। उनकी बुद्धि लब्धि, जिसे हम IQ के नाम से जानते हैं, को घटाने का काम करता है, यानी कि उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है या फिर इंटेलिजेंस क्विटियंस होता है उसको घटाने का काम करता है। तथा वयस्कों में हृदय तथा श्वसन संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करता है। तथा वयस्कों में या फिर एडल्ट में हार्ट एवं रेस्पिरेशन संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कार तथा सिगरेट के अधूरे प्रज्वलन के कारण निकलने वाली रंगहीन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। फिर से क्या कह रहा है, मोटर कार एवं सिगरेट के अधूरे प्रज्वलन, यानी कि मोटर कार तथा सिगरेट के अधूरे कंबसन या फिर प्रज्वलन या फिर जलने के कारण निकलने वाली रंगहीन गैस आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्राथमिक एयर पॉल्यूटेंट्स है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है एक प्रमुख प्राथमिक वायु पॉल्यूटेंट्स है। नेक्स्ट, जो कि रंगहीन कलरलेस तथा हाईली पॉइजनस होती है। इसकी 90% मात्रा प्राकृतिक स्रोत जैसे शेष 10% ईंधन पदार्थों से, मुख्यतः कोयले के जलने, स्वचालित वाहनों इत्यादि से वातावरण में मिलती रहती है। फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड की 90% मात्रा जो होती है वो नेचुरल रिसोर्सेज से तथा शेष 10% जो है ईंधन पदार्थों से, मुख्यतः कोयले के जलने से, स्वचालित वाहनों इत्यादि से वातावरण में मिलती है, जिसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन का 50% ऑटोमोबाइल से निकलता है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा किससे होता है, तो ऑटोमोबाइल से या फिर मोटर वाहन से होता है, लगभग 50% के आसपास। अगले पेज की नेक्स्ट बात करते हैं प्राथमिक वायु प्रदूषक, यानी कि प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट के अंतर्गत क्या आता है, तो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट के अंतर्गत आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, सल्फर डाइऑक्साइड आता है। यानी कि प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट के अंतर्गत कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, सल्फर डाइऑक्साइड आता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो कलरलेस होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो कलरलेस होता है एंड अति विषैली गैस होती है, यानी सबसे ज़्यादा विषैली गैस यही होता है। और 50% मात्रा कार्बन मोनोऑक्साइड की 50% मात्रा जो होती है वो मोटर वाहनों से निकलती है, जो कि दमा-घोटू गैस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि श्वास से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ होती हैं वो इसी के कारण देखने को मिलती हैं। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये भी कलरलेस होता है और यह टेस्टलेस होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस होता है और टेस्टलेस गैस होती है। और इसके कारण क्या होता है, तो इसके कारण जो होता है ग्रीन हाउस की मुख्य गैस होता है, यानी ग्रीन हाउस की यह मुख्य गैस होती है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो मेजर एयर पॉल्यूटेंट के रूप में जाना जाता है। और इसके बाद नीचे टेबल क्या दिया है, बहुत अच्छा बुक बनाया गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है, तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। और क्या कार्य होता है इसका, तो परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के कारण इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसे दम-घोटू गैस के नाम से जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस की मेजर गैस होती है, जो कि 50 कितने % मात्रा में, तो 55% मात्रा में यह पाई जाती है। इसका जो कार्य होता है कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, यानी कि कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तीसरे नंबर पे सल्फर डाइऑक्साइड आता है। तीसरे नंबर पे क्या दिया है, तो तीसरे नंबर पे सल्फर डाइऑक्साइड दिया है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है तीव्र गंधयुक्त तीक्ष्ण विषैली गैस होती है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो तीव्र गंधयुक्त, यानी कि इसमें गंध बहुत ही ज़्यादा होता है सल्फर डाइऑक्साइड में, और तीक्ष्ण विषैली गैस होती है यह। और इसका कार्य क्या होता है, तो कारखाना इसका कार्य और क्या होता है, तो कारखाना आदि में कोयला या तेल जैसी चीज़ों को जलाने से इसका निर्माण होता है। नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण जो होता है वो कारखाना आदि में कोयला या फिर तेल जैसी चीज़ों को जलाने से इसका सिक्रेशन होता है या फिर उत्सर्जन होता है। और कार्य क्या होता है, इसका उपयोग पेपर उद्योग में, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग जो होता है पेपर के उद्योग में किया जाता है, ऊन बनाने में किया जाता है, रेशम की वस्तुओं में व्यंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है वो पेपर इंडस्ट्री में, ऊन इंडस्ट्री में एंड रेशम की इंडस्ट्री में व्यंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट,
रिलेटेड टू, यह सिगरेट के धुएं में भी उपस्थित रहती है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पर उपस्थित रहता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो सिगरेट के धुएं में भी उपस्थित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में कम समय के लिए रहती है तथा इसका ऑक्सीकरण कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो था वायुमंडल में कम समय के लिए रहती है तथा इसका ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीडेशन जो था वो कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन मोनोऑक्साइड एक मुख्य वायु प्रदूषक होती है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो था वो मेजर एयर पॉल्यूटेंट के रूप में जानी जाती है, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स के द्वारा 50% इसकी मात्रा पाई जाती है। यह गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता कम हो जाती है और कम हो जाती हैं। यहाँ दिखाया गया है क्या, तो यहाँ दिखाया गया कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। इस चार्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड को दिखाया गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्य क्या क्या होते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कार्य होता है वो पहला कार्य देखते हैं तो वायुमंडल कार्बन मोनोऑक्साइड का पहला कार्य है, यह रंगहीन होता है। अति विषैली गैस प्राथमिक प्रदूषक वायु प्रदूषक होता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो कलरलेस होता है। टेस्ट की बात ही नहीं किया गया इसमें, टेस्ट कोई चीखा ही नहीं इसका। अति विषैली गैस होता है और प्राथमिक एयर पॉल्यूटेंट के रूप में जाना जाता है। दूसरा कार्य क्या होता है, तो मानव जनित स्रोत ऑटोमोबाइल्स हो गया, ऑटोमोबाइल्स उत्सर्जन, बायोमास दहन आदि से इसका उत्सर्जन होता है, यानी कि मानव जनित स्रोत, यानी कि यह मानव के द्वारा ही उत्सर्जित किया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे कि ऑटोमोबाइल्स के रूप में इसका उत्सर्जन होता है, ऑटोमोबाइल्स के द्वारा इसका उत्सर्जन 50% तक होता है। और बायोमास, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा पॉल्यूटेंट्स के रूप में 50% पाई जाती है। ऑटोमोबाइल उत्सर्जन से इसका निर्माण होता है, बायोमास के दहन से भी इसका निर्माण होता है। और यह काम क्या करता है, तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता में कमी आ जाती है, जिससे बाद में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और क्या होता है, तो यह नेचुरल सोर्स ज्वालामुखी एवं दावाग्नि से भी प्राप्त होता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड दो स्रोतों से प्राप्त होता है। एक तो आपका ज्वालामुखी एवं कार्बन मोनोऑक्साइड दो स्रोतों से प्राप्त होता है। प्राकृतिक स्रोत में आपका ज्वालामुखी एवं दावाग्नि से प्राप्त होता है, जबकि मानव जनित स्रोत में ऑटोमोबाइल्स उत्सर्जन से होता है, बायोमास के दहन आदि से इसका उत्सर्जन होता है। और वायुमंडल में अल्पकालीन के लिए विद्यमान रहता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वायुमंडल में कम समय के लिए ही उपस्थित रहता है और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड में बाद में बदल जाता है। तो कहाँ से स्टार्ट किए गए थे, यहीं था, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक मुख्य वायु प्रदूषक है। यह गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता कम हो जाती है। इसके आगे का पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ है। इसके आगे क्या कह रहा है, तो इसके आगे कह रहा है लगभग 50% हीमोग्लोबिन, यानी लगभग 50% हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, यानी कि लगभग जो 50% हीमोग्लोबिन होता है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। तब ऑक्सीजन की कमी से श्वसन क्रिया में अवरोध हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है। यानी कि लगभग 50% हीमोग्लोबिन जो था वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, तब ऑक्सीजन की कमी से श्वसन क्रिया में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड हानिकारक गैस है। जब यह हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक हानिकारक गैस होती है। जब यह हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है तो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत नहीं है तो इसमें आपका नमक आता है, यानी कि नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत नहीं है तो नमक आता है। वह प्रदूषक जो श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण बनती है तो वाष्पशील कार्बन यौगिक होता है, यानी वह प्रदूषक जो श्वसन तंत्र से संबंधित या फिर वह प्रदूषक जो श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण बनती है तो आपका वाष्पशील या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रदूषक जो मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करती है तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, यानी कि वह पॉल्यूटेंट्स जो मानव की रेस्पायरेशन
रेस्पायरेशन पाथवे या फिर श्वसन मार्ग को प्रभावित करती है, तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है वह प्रदूषित करने वाली वस्तु जो परिवहन क्षेत्र से नहीं उत्सर्जित की जाती है, तो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता है। यानी कि वह प्रदूषित करने वाली वस्तु जो परिवहन क्षेत्र से नहीं उत्सर्जित की जाती है, तो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। या एयर कंडीशनर, जेट विमान और जो एसी होता है, एसी हो गया, एंड इसके बाद रेफ्रिजरेटर, इन सभी चीज़ का प्रोडक्शन होता है, ना कि परिवहन से होता है। नेक्स्ट है मृदा प्रदूषक का सोर्स नहीं है, तो हाइड्रो पावर प्लांट्स, यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल पॉल्यूटेंट्स का स्रोत नहीं होता है। हाइड्रो पावर प्लांट्स जो होते हैं वो वायु सॉइल पॉल्यूटेंट्स का स्रोत नहीं होता है। यानी हाइड्रो पावर प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल पॉल्यूटेंट का सोर्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 240 गुना से 300 गुना अधिक तेजी से संयुक्त हो जाती है। यानी कि कौन सी गैस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 240 गुना से 300 गुना अधिक तेजी से संयुक्त हो जाती है, जिस कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है और घुटन महसूस होने लगती है। अतः यह बहुत हानिकारक वायु प्रदूषक होता है, इसीलिए इसे दमा घोटू गैस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस गैस का सर्वाधिक उत्पादन परिवहन तंत्र से होता है। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो ऑटोमोबाइल्स या फिर परिवहन तंत्र से होता है, यानी गाड़ियों के चलने से होता है, गाड़ियों से उत्सर्जित गैसों के कारण होता है। दबाव युक्त जिसे हम सीएनजी के नाम से जानते हैं, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस तथा एलपीजी द्रवित गैसों के प्रयोग, यानी द्रवित गैसों जैसे लिक्विड फ्यूगेस गैस के प्रयोग एवं ऑटोमोबाइल्स व उद्योग संयंत्रों में फिल्टर लगाकर इस समस्या को काफ़ी सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। फिर से देख लेते हैं, तो इस गैस का सर्वाधिक उत्पादन परिवहन तंत्र से होता है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो ऑटोमोबाइल्स या फिर गाड़ियों के चलने से होता है, उनसे उत्पन्न जो गैस होता है उसी के कारण होता है। दबाव युक्त जिसे हम सीएनजी के नाम से जानते हैं, द्रवित एलपीजी गैसों के प्रयोग एवं ऑटोमोबाइल व उद्योग संयंत्रों में फिल्टर लगाकर इस समस्या को काफ़ी सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लेखनीय है कि सिगरेट का धुआं रसायनों का एक जटिल मिश्रण है। यानी कि उल्लेखनीय है कि सिगरेट का जो धुआं होता है वो रसायनों का एक जटिल मिश्रण है। इसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन साइनाइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें पाई जाती हैं। बाप रे। उल्लेखनीय है कि सिगरेट का धुआं रसायनों का एक जटिल मिश्रण है। इसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड जिसे हम HCN के नाम से जानते हैं तथा इसी को प्रूसिक एसिड, इसी को धुरीन के नाम से जाना जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें पाई जाती हैं। साथ ही फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन तथा बेंजीन जैसे अस्थायी रसायन भी इसमें पाए जाते हैं। इसके साथ ही फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन तथा बेंजीन जैसे अस्थायी रसायन भी इसी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निकोटीन भी सिगरेट के धुएं में पाया जाता है। यानी कि सिगरेट के धुएं में निकोटीन की भी मात्रा पाई जाती है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। यह अत्यंत हानिकारक व कैंसर कारक होता है। इससे आँख, नाक, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, इससे आँख, नाक, गले में जलन, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा व कैंसर जैसे खतरनाक रोगों का जन्म होता है। ज्ञातव्य है कि भारत में अब सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषिद्ध कर दिया गया है। दिल्ली में जाड़े की ऋतु में वायु प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। यानी दिल्ली में जाड़े की ऋतु में वायु प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि ठंडी वायु भारी होती है, इसलिए बहुत ऊंचाई तक नहीं उठती है और धरातल से कुछ ऊंचाई पर ही धूल, गैस आदि की एक परत बन जाती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा दिल्ली में वायु प्रदूषण हमें देखने को मिलता है, और सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर भी किसी को कहा जाता है तो दिल्ली को ही कहा जाता है।
जाड़े की ऋतु में गाड़ियों की दहन प्रक्रिया घट जाती है। जाड़े की ऋतु में गाड़ियों की जो दहन प्रक्रिया होती है वो घट जाती है। ज्ञातव्य है कि वाहनों के नए उत्सर्जक प्रतिमान लागू करने के लिए गठित भूरे लाल कमेटी ने, यानी फिर से ध्यातव्य है कि वाहनों के नए उत्सर्जक प्रतिमान लागू करने के लिए गठित भूरे लाल कमेटी ने कई अनुशंसाएं दी हैं, जिसमें केंद्र व राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि वे पाक्षिक तौर पर नियमित प्रदूषण नियंत्रण अभियान चलाएं और अत्यधिक धुआं उगलने वाले वाहनों की पहचान करें। नेक्स्ट पॉइंट, इसके साथ ही केंद्रीय परिवहन मंत्रालय देश भर के लिए एक केंद्रीय सॉफ्टवेयर विकसित करे ताकि पूरे देश में प्रदूषण का स्तर समान हो सके। कमेटी ने यह भी सुझाव दिया है कि अत्यधिक धुआं उगलने वाले व्यावसायिक वाहनों के लाइसेंस रद्द करते वक्त प्राइवेट वाहनों पर भी कार्यवाही की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन के फलस्वरूप उपोत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में फ्लाई ऐश प्राप्त होता है। फिर से, कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन के फलस्वरूप बाई प्रोडक्ट के रूप में फ्लाई ऐश का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लाई ऐश में पाए जाने वाले मुख्य खनिज यौगिक सिलिकॉन डाइऑक्साइड या फिर SiO2 होता है, यानी सिलिका ऑक्साइड होता है। यानी कि फ्लाई ऐश में पाए जाने वाले मुख्य खनिज यौगिक सिलिकॉन डाइऑक्साइड या फिर सिलिका ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एल्युमिनियम के ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 तथा कैल्शियम ऑक्साइड SCaO आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इसमें कुछ मात्रा में विषाक्त तत्व भी पाए जाते हैं। फ्लाई ऐश का उपयोग ईंट के उत्पादन में, यानी फ्लाई ऐश का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो फ्लाई ऐश का उपयोग जो होता है, फ्लाई ऐश का उपयोग कहाँ पर होता है, तो फ्लाई ऐश का उपयोग जो होता है ईंटों के उत्पादन में, कंक्रीट के उत्पादन में, पोर्टलैंड सीमेंट के स्थापना के रूप में किया जा सकता है। फिर से, इसमें से कुछ मात्रा में विषाक्त तत्व भी पाए जाते हैं। फ्लाई ऐश का उपयोग जो होता है ईंट के उत्पादन में किया जा सकता है, कंक्रीट के उत्पादन में किया जाता है, पोर्टेबल सीमेंट के स्थापना यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन में के स्थानापन्न के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, फ्लाई ऐश सूक्ष्म पाउडर होता है। यानी फ्लाई ऐश जो होता है एक प्रकार का सूक्ष्म पाउडर होता है। यह वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कॉपर जैसी जहरीली भारी धातुओं के कण भी होते हैं। यानी कि फ्लाई ऐश सूक्ष्म पाउडर होता है। यह वायु के साथ दूर तक यात्रा कर सकता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कॉपर जैसी जहरीली भारी धातुओं के कण भी होते हैं। नेक्स्ट, फ्लाई ऐश कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। यानी कि फ्लाई ऐश जो होता है वो कोयला के जलने से उत्पन्न पॉल्यूटेंट्स होता है। इसमें माइक्रो कण उपस्थित रहते हैं। यानी फ्लाई ऐश में क्या उपस्थित रहता है, तो फ्लाई ऐश में माइक्रो पार्टिकल जो होते हैं वो उपस्थित रहते हैं, जो धुएं के साथ हवा में तैरते रहते हैं। यानी जो धुएं के साथ जो हवा में तैरते रहते हैं। कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर से जीवों में श्वसन संबंधी रोग होती हैं। फिर से, कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर से जीवों में श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। यह डायग्राम दिया है, डायग्राम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो डायग्राम में क्या दिया है, फ्लाई ऐश के लाभ इधर दिया गया है, फ्लाई ऐश की इधर हानियाँ दिया हैं। फ्लाई ऐश के लाभ में जो होता है भूमि भराव एवं खानों के भराव में उपयोग होता है। यानी कि फ्लाई ऐश का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो फ्लाई ऐश का प्रयोग जो होता है, फ्लाई ऐश का लाभ, पहला लाभ क्या होता है, तो फ्लाई ऐश का जो पहला लाभ होता है वो भूमि भराव खाने के, यानी भूमि भराव व खाने के भराव में, खानों यानी भूमि भराव या खानों के भराव में इसका उपयोग होता है। दूसरे नंबर पर लाभ होता है खेत में छिड़काव से मृदा की जल ग्रहण क्षमता में बढ़ोतरी, फसलों की पैदावार अधिक होती है। यानी कि फ्लाई ऐश का यदि हम खेतों में छिड़काव कर देते हैं तो मृदा की जल ग्रहण क्षमता में भी बढ़ोतरी हो जाती है और फसलों की जो पैदावार होती है वो भी बढ़ जाती है। तीसरा लाभ क्या होता है, तो फ्लाई ऐश से निर्मित ईंटें वजन में हल्की एवं सीमेंट की अपेक्षा अधिक मजबूत होती हैं। यानी फ्लाई ऐश से निर्मित जो ईंटें होते हैं वो वजन में हल्की एवं सीमेंट की अपेक्षा अधिक मजबूत भी होते हैं। और हानि क्या होता है, फ्लाई ऐश की हानि की बात करते हैं तो फ्लाई ऐश की हानि होता है श्वसन तंत्र से संबंधित रोग पैदा करता है, वायु की गुणवत्ता में कमी लाता है और पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण में पूरी तरह से बाधा डालता है।
नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू फ्लाई एश। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू फ्लाई एश, यह पौधे की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है। इसको वायु में मिलने से रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेप या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन या फिर अन्य कण निस्यंदन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। फिर से, यह पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है। इसको वायु में मिलने से रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेप या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन या अन्य कण निस्यंदन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यातव्य हो कि गैसीय व कणकीय पदार्थ द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कई प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कारखानों की चिमनियों से निःसृत धुएं, यानी कि कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं कालिख के साथ मिश्रित कणकीय पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट फिल्टर को बैग फिल्टर कहते हैं। फिर से, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं तथा कालिख के साथ मिश्रित कणकीय पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट फिल्टर को बैग फिल्टर कहते हैं। 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कणकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए बैग फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। फिर से, 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कणकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए बैग फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, 50 माइक्रोमीटर से बड़े आकार वाले कणकीय पदार्थों को फिल्टर करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर या फिर साइक्लोन से कलेक्टर या तथा वेट स्क्रबर नामक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। जबकि साइक्लोन डिवाइडर वायु प्रदूषण की रोकथाम की यांत्रिक विधि नहीं है। साइक्लोन सेपरेटर में धुएं का साइक्लोन या चक्रवात की तरह मंथन कराया जाता है। फिर से, साइक्लोन सेपरेटर में धुएं का साइक्लोन या चक्रवात की तरह मंथन कराया जाता है। इसके फलस्वरूप ठोस कणकीय पदार्थ भारी होने के कारण नीचे आ जाते हैं। कणकीय पदार्थों से मुक्त गैस सिलेंडर के ऊपरी भाग में लगे हुए निकास को वायुमंडल में विसर्जित हो जाती है। फिर से, सिलेंडर के ऊपरी भाग में लगे हुए निकास से वायुमंडल में विसर्जित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार वायु प्रदूषण की रोकथाम में साइक्लोन सेपरेटर का प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि नाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु भूमि की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। इससे पौधे की जड़ों द्वारा खाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बदले पौधे इन जीवाणुओं को भोजन एवं रहने के लिए स्थान देते हैं। इस प्रकार यह सहजीविता का प्रभाव पौधों के वातावरण पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है, यानी कि एयर पॉल्यूशन का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है, क्योंकि ये बड़े संवेदनशील होते हैं जो कि वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करते हैं। यानी कि वायु प्रदूषण का जो बायो इंडिकेटर होता है वो आपका क्या होता है, तो लाइकेन होता है। लाइकेन पेड़ों की छालों पर उगे हुए होते हैं, यानी कि लाइकेन जो होता है वो पेड़ों की छालों पर उगे हुए होते हैं। लाइकेन का निर्माण शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। इसके लिए ठीक है हमारा लोकेश मेकअप करता है कवक इंटू शैवाल एंड मेकअप माइकोराइजा का कवक इंटू रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स या फिर प्लांट्स होता है एसोसिएशन। तो लाइकेन का निर्माण शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ये वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी हैं, इसलिए यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, शहरों में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अब पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 17 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसे हम नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे हम नाकी के नाम से जानते हैं, जारी किया जाता था। फिर से, शहरों में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अब पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हो गया है द्वारा 17 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसे हम नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, नाकी जारी किया जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सूचकांक शहरी क्षेत्रों में एयर पॉल्यूशन का स्तर बताने के लिए एक संख्या, एक रंग, एक विवरण, वन नंबर, वन कलर, वन डिस्क्रिप्शन के रूप में कार्य करता है। उल्लेखनीय है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस पहल को आरंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर पॉल्यूशन नियंत्रण हेतु वायु यानी एयर पॉल्यूशन कंट्रोल हेतु वायु, जिसे हम VAYU प्रणाली का शुभारंभ दिल्ली में किया गया है। यानी वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वायु प्रणाली का शुभारंभ जो है दिल्ली में किया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर का कारण PM10, PM2.5 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैं। फिर से गौरतलब है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर का कारण PM10 एंड PM2.5 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडान गैस है। फिर से इनडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडान गैस है। फिर से इंडोर का मतलब होता है घर के अंदर जो वायु प्रदूषण होता है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण पॉल्यूटेंट कौन सा होता है, तो आपका रेडान गैस होता है। रेडान एक रंगहीन गंधहीन रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। यानी कि रेडान जो होता है एक प्रकार का कलरलेस टेस्टलेस एंड रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडान गैस रेडियम से उत्सर्जित होता है। यानी रेडान गैस किससे उत्सर्जित होता है, तो रेडान गैस जो था वो रेडियम से उत्सर्जित होता है। इससे फेफड़े का कैंसर, लंग कैंसर तथा रक्त कैंसर होने की संभावना होती है। यानी रेडान गैस जो था रेडियम से उत्सर्जित होती है। इससे फेफड़े का कैंसर यानी लंग कैंसर तथा रक्त कैंसर होने की संभावना होती है। ध्यातव्य है कि रेडान गैस मृदा से प्राकृतिक रूप में निकलती है। ज्ञातव्य है कि रेडान गैस जो होती है मृदा से प्राकृतिक रूप से निकलती है। शहरों में वातायन की कमी के कारण घरों में इकट्ठा होकर यह गैस फेफड़ा के कैंसर को जन्म देती है। फिर से शहरों में वातायन की कमी के कारण या फिर हवा की ऑक्सीजन की कमी के कारण घरों में इकट्ठा होकर यह गैस फेफड़ों के कैंसर को जन्म देती है। अब यहाँ पर दिया है परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन दिया है सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी सामान्य स्थितियों में देखा जाए तो वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। दूसरे नंबर पर आता है वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है तो लाइकेन करता है। यानी कि वायु प्रदूषण के बायो इंडिकेटर का काम कौन करता है, तो लाइकेन करता है। ऐसे प्रदूषक जो माइक्रो बैक्टीरिया के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं या विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। फिर से ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं तो उसे बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले प्रमुख प्रदूषक हैं तो सिगरेट के धुएं में कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं, तो इसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड्स होता है, हाइड्रोजन साइनाइड्स होता है। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन साइनाइड्स होता है जिसे हम HCN के नाम से जानते हैं, और इसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, फिर चौथे नंबर पर बेंजीन एक्सेट्रा आता है। यानी कि सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले प्रमुख पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, हाइड्रोजन साइनाइड आता है एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आता है और बेंजीन एक्सेट्रा इसे भी जो होते हैं सिगरेट के धुएं से पाए जाने वाले पॉल्यूटेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइस।